आप इतनी खूबसूरत हैं, आप नाश्ते में फेयर लवली खाती हैं। कमेंट सेक्शन में देखिएगा, इतनी सारी औरतों ने लिखा होगा ये तो चुड़ैल है, ठीक है। और लिखती भी हैं, फ्रस्ट्रेशन होती है उनकी अपनी। मैं बड़ा एंजॉय करती हूँ। ब्यूटी इंजेक्शन आ चुके हैं मार्केट के अंदर। ग्लूटाथायोन इंजेक्शन है, वो कितने खतरनाक है या वाकई उसका कोई फायदा है? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। पीसीओज अब एक ऐसी चीज है कि 16 साल से ले 50 साल तक के आपके पास पीरियड्स में सोना शुरू हो जाते हैं, एक्नी होती है, औरतों के मुंह पे बाल आते हैं, मर्दाना फीचर्स है ना। प्रीमैच्योर डायबिटीज की निशानी भी है। उसकी निशानी नहीं है। जितने भी पेशेंट्स हैं, मेरे पास अभी तक ऐसा कोई पेशेंट नहीं आया जिसको पीसीओज हो और प्री डायबिटीज ना हो, और इसका इलाज एलोपैथी में नहीं है। आप चाहती हैं ना आप जल्दी बूढ़ी ना हो, तो रात को अपने मुंह, ये जो डैंड्रफ है, ड्राई स्किन है सर्दियों में, इसका क्या हल है? ये स्किन का प्रॉब्लम है। क्रीम से आपकी थोड़ी देर के लिए ड्राइनेस तो जाती है, वाह। आपकी प्रॉब्लम नहीं जाती। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूँ आपका मेजबान जैन आसी और आप देख रहे हैं हेल्थ शो विद डॉक्टर सहर चावला। आज का टॉपिक जो है वो बड़ा ही खूबसूरत है, क्योंकि ख़वातीन के ऊपर है कि किस तरह खूबसूरत रहा जाए। उम्र चाहे आपकी जितनी मर्ज़ी हो, ख़वातीन चाहती हैं कि वो हमेशा जवान दिखें, उनकी स्किन हमेशा ग्लो करती हो। हालांकि मेरा ये मानना है कि अल्लाह ताला ने औरत को बनाया है, अगर वो औरत है तो वो खूबसूरत है, तो उसको क्या करने की कुछ ज़रूरत है। लेकिन फिर कुछ ख़वातीन हैं वो चाहती हैं कि हमेशा ग्लो करती रहें। माशाल्लाह डॉक्टर साहब, आप इतनी खूबसूरत हैं, आप नाश्ते में फेयर लवली खाती हैं। मैं स्ट्रेस फ्री रहती हूँ, और यही खूबसूरती का राज है। आप जितना ज़्यादा टेंशन से दूर भागेंगे, इट्स नॉट अबाउट द फीचर। आपको पता है ब्यूटी इज़ अ रिलेटिव स्टेट। पहले इस पे बात कर लेते हैं। एक चीज़ जो मेरी निगाह को खूबसूरत लगेगी, ये हो सकता है कि वो आपकी निगाह को खूबसूरत ना लगती हो। आपको डॉक्टर सहर चावला खूबसूरत लगेंगी, लेकिन आप इसी क्लिप के कमेंट सेक्शन में देखिएगा, इतनी सारी औरतों ने लिखा होगा ये तो चुड़ैल है, ठीक है। और लिखती भी हैं। वो फ्रस्ट्रेशन होती है उनकी अपनी। मुझे बड़ा प्यार आता है, मैं बड़ा एंजॉय करती हूँ। तो ब्यूटी जो है इट इज़ अ रिलेटिव स्टेट। सेकंड थिंग जो हमारे पास आ जाती है, स्किन ग्लो करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी स्किन जिस चीज़ पर फीड करती है उसको हम अपनी डाइट में ज़्यादा इंक्लूडेड रखें, एंड दैट इज़ वाटर। ये याद रखिए, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल। पानी, ये याद रखिए कि एक डिहाइड्रेटेड स्किन, एक ड्राई स्किन कभी भी खूबसूरत नहीं लग सकती। डेफिनेटली मैंने भी मेकअप किया हुआ है, सारी खवातीन मेकअप करती हैं, और कौन सी औरत है, आप कहते हैं सारी, कौन सी औरत है जो ग्लो नहीं करना चाहती खूबसूरत? ये हमारी खमीर में, हमारी फितरत में शामिल है हम औरतों की। लेकिन मेकअप भी आपकी उसी स्किन के ऊपर अच्छा लगता है जो वेल हाइड्रेटेड हो, जिसको पानी की, तो सबसे पहले अपनी डाइट में 8 से 10 ग्लास पानी जो है उसको इंक्लूड करें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी स्किन की बेस अच्छी होना शुरू हो जाएगी। एक और बात जो मैं इस मीडियम से, इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहूँगी, गोरे रंग के ऊपर ऑब्सेस करना छोड़ दें। अगर आपकी स्किन अच्छी है, आपकी स्किन रिंकल फ्री है, उस पर एक्नी नहीं है, आपका कॉम्प्लेक्शन ग्लो कर रहा है, यकीन करें नए नक्श अच्छे होने चाहिए, कलर नहीं मैटर करता। नए नक्श भी जो भी हैं वो भी अल्लाह ताला की देन। अगर आपकी स्किन ग्लो कर रही है ना, तो यकीन करें यू विल लुक ब्यूटीफुल, चाहे आप कितने भी डस्टी हैं, अट्रैक्शन, चाहे आप कितने भी ब्राउन है। और जैन आप इस बात से एग्री करेंगे, अक्सर हम मर्दों और खवातीन दोनों को देखते हैं कि वो इतना कोई फेयर नहीं होते हैं, लेकिन उनकी स्किन इतनी शानदार होती है कि उनके चेहरे से आपकी नजर नहीं हट रही होती। हमारी इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं। सो या दैट्स। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये जो ब्यूटी इंजेक्शन आ चुके हैं मार्केट के अंदर, फेस को मतलब अब सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़के भी करवाते हैं वाइट होने के लिए वो इंजेक्शन लगवा रहे हैं, वो कितने खतरनाक है या वाकई उसका कोई फायदा है? देखिए जी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप जिन पॉपुलर ग्रुप ऑफ इंजेक्शंस के बारे में बात करें, वो आपके पास ग्लूटाथायोन इंजेक्शन है। डिपेंड करता है कि आप उसको किस डोज में लगवा रहे हैं और किस मकसद के लिए लगवा रहे हैं। नॉर्मली उसके साथ आपके पास विटामिन सी भी मिक्स किया जाता है। मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप किसी सेफ डोज में लगवा रहे हैं और आप किसी रिकमेंडेड डर्मेटोलॉजिस्ट से लगवा रहे हैं और आप उसके ऊपर ऑब्सेस नहीं कर रहे, बार बार नहीं लगवा रहे हैं, तो वो आपको फॉर द टाइम पीरियड फ़ायदा भी दे सकते हैं। वो आपकी एनर्जी भी इंक्रीज़ करते हैं, वो आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट करते हैं। दे आर अ गुड थिंग। लेकिन जो आप उससे कॉम्प्लेक्शन का फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं ना, जिसके रिजल्ट्स भी 100% नहीं होते, कुछ पेशेंट्स में आ जाते हैं, कुछ पेशेंट्स में उसके रिजल्ट नहीं आते हैं, वो फिर बार बार जब रिपीटेटिव आप 3 और 6 महीने बाद कराते हैं, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। वो आगे जाके आपको टॉक्सिक जो है वो भी रिजल्ट दे सकता है। आई डोंट थिंक यू शुड गो विद इट, मेरा ऐसा मानना है। मैं अगर कभी, सॉरी मैंने आपकी बात कर दी, मैं कभी कभी अपनी
अपनी प्रैक्टिस में बहुत कम ऐसा होता है। आप समझिए अगर डेली के मेरे 50 क्लाइंट्स हैं ना, तो 3 दिन बाद या 4 दिन बाद किसी एक क्लाइंट को मैं 250 मिलीग्राम ग्लूटाथायोन की डोज दे देती हूँ, वो भी गोरा करने के लिए नहीं। कभी किसी को मैं कैप्सूल वो मैं इससे दे देती हूँ कि ग्लूटाथायोन आपकी बॉडी का, मैं बताती चलूँ असल में होता क्या है। लिवर इसको बनाते हैं, आपकी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है जिस्म को बीमारियों से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जिसके जिस्म में मुझे लगे सोजिश, इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है, टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है, उसको मैं कभी कभी ग्लूटाथायोन इसलिए प्रिस्क्राइब कर देती हूँ, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। तो सब ऐसी क्रीमें बाजार के अंदर मिलती हैं, मर्द भी अट्रैक्ट होते हैं कि 5 दिन में रंग गोरा करते हैं। टोटल बुलशिट। ठीक है, और वो क्रीमें जब यूज करते हैं उसका कोई साइड इफेक्ट वो करनी चाहिए? टोटल बुलशिट। उसमें आपके पास ब्लीचिंग एजेंट होता है। आपको पता है, जब भी आपको ये अवेयरनेस आ जाए, इसको छोड़ दें। अगर आपकी ब्लीच आपने सिर्फ एक ही सूरत में कराना है, बल्कि तब भी नहीं कराना अगर आपकी कनपट्टी पे कोई बंदूक रख दे के ब्लीच करवा लो। तो लड़कियां तो हर हफ्ते बाद करवा देते हैं। डोंट डू इट। इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा बुरे हैं, बहुत। और जब भी आपको अवेयरनेस आ जाए, इसको छोड़ना चाहिए। ब्लीच में आपके पास जो चीज़ होती है, बड़ी वैसे बात करिए, हर पार्टी के अंदर औरत जाने से पहले ब्लीच करवाती है। बिल्कुल मत खुद ही कर रही होती हैं। बिल्कुल भी मत करवाएं। ऑनेस्टली मैं खुद भी नहीं करवाती हूँ, और आप लोग भी बिल्कुल मत करवाएं। बल्कि मेरे घर में जो मेरी हेल्पर है, बच्ची हैं, उनकी अभी निकाह होने वाला था आज सुबह, तो वो कह रही थी कि मैं जो है ब्लीच, मैंने उनको मना किया। मैंने कहा आप ये यूज़ मत करें, आप उपटन यूज़ करें। आपने अपनी स्किन साफ करनी है, आप अपनी स्किन को उपटन से, हल्दी से क्लियर करें, उपटन से क्लियर करें। और मैं आपको आगे टोटका भी बताती हूँ। ब्लीच में आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है, वो आप जो भी सेल उसके रास्ते में आएगा ना, वो उसको ब्लीच तो करेगा, वो उसको तोड़ देगा। आप अपने स्किन के सेल्स को तोड़ रही हैं। सोचें इतने साल जब, और लड़कियां हर महीने एक बार ब्लीच करती हैं, इतने साल जब आप ब्लीच करती रहेंगी, हर हफ्ते करती हैं, हर हफ्ते, हर हफ्ते वाली भी हैं। अच्छा, जब लड़कियां जानता हूं उनसे हर हफ्ते वाली, तो जब आप हर हफ्ते हर महीने जो ब्लीच करती हैं, तो एक टाइम आएगा 10 12 15 साल के बाद, जब आपकी स्किन और ज़्यादा डार्क हो जाएगी, उस पर निशान भी आ जाएंगे, उस पर पिगमेंटेशन भी आ जाएगी। आप अपनी स्किन को ग्लो कराना चाहती हैं, मेरी भी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा। कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। एक मेरा फेस मास्क है जो स्किन ग्लो करने के लिए है। मेरी क्लाइंट्स के उसके बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट भी हैं। मैंने ऑर्गेनिक एलोवेरा का मिक्सचर तैयार किया हुआ है स्किन के लिए, एलो स्किन के नाम से। मेरा हल्दी पाउडर भी है और मेरा आंवला पाउडर भी है। अब आंवला मैं क्यों कह रही हूँ, इस दुनिया में विटामिन सी का जो रिचेस्ट सोर्स है पूरे प्लैनेट पे, वो आंवला है। और विटामिन सी हमें पता है कि स्किन को यंग करने के लिए, कोलेजन बूस्ट करने के लिए कितना ज़बरदस्त है। आप चाहें तो आप मेरा 1 टीस्पून आंवला पाउडर लें, आप आधा टीस्पून हल्दी लें, ठीक है, और एलो पे देख लीजिएगा पहले हाथ पे लगा के कि आपको एलो से एलर्जी तो नहीं है। कुछ लोगों को एलो सूट नहीं करता। अगर आपके हाथ रेड नहीं होते तो आपको एलो सूट। 1 टेबलस्पून एलो लें और आप इसको 15-20 मिनट मुंह पे लगाएं, और आप यकीन करें जब आप उतारेंगे आपको लगेगा आपका मुंह लाइटें मार रहा है, माशाल्लाह ग्लो कर रहा है। उसके बाद बेशक आप उस पर मेकअप अप्लाई करें। पीसीओएस क्या है, कैसे हो जाता है, इसकी अलामात क्या हैं, ये डॉक्टर साहब बताएं। पीसीओस अब एक ऐसी चीज़ है कि 16 साल से लेके 50 साल तक की जितनी भी खवातीन मेरे ऑफिस में आ रही हैं, अगर 30 रोज आती हैं ना, तो 20 को पीसीओस है। पीसीओस है क्या? पॉली यानी मैनी, सिस्ट यानी रसौली, ओवरी यानी ओवरी में जो औरत का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और सिंड्रोम। सिंड्रोम एक बीमारी को नहीं कहते, सिंड्रोम ग्रुप ऑफ डिजीजेस को कहते हैं, जिनसे मिलके एक कॉम्प्लेक्स सूरत हाल बनती है और उसको सिंड्रोम कहा जाता है। अब इसकी वजह क्या है आपके पास? अगर ये बीमारी आपके पास हार्मोन से एसोसिएटेड है, औरत के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से एसोसिएटेड है, इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रॉब्लम हार्मोन्स में हुआ है। पीसीओएस में औरत में प्राइमरी प्रॉब्लम क्या है, ये रसौलियाँ आपके पास क्यों बन जाती हैं? इसके ट्रिगर आपके पास 2 हार्मोन होते हैं। हमारे जिस्म का जो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग हार्मोन है ना, जो जिस्म पर सबसे ज़्यादा असर करता है, मैं हमेशा कहती हूँ 2 हार्मोन है, एक इंसुलिन हार्मोन है और एक थायराइड हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन के खुद ज़्यादा होने से इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस से प्रॉब्लम हो जाती है। जब हमने डायबिटीज़ पे भी लास्ट टाइम सेगमेंट किया था, तो मैंने बताया था इंसुलिन रेजिस्टेंस और प्री डायबिटीज़ एक ही चीज़ है। इंसुलिन रेजिस्टेंस लेडीज़ आपके पास सिर्फ प्री डायबिटीज़ नहीं करती है, वो आपके पास पीसीओएस की भी जड़ है। कैसे? इंसुलिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन को, यानी अगर इंसुलिन ऊपर जाएगा तो टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन भी ऊपर जाएगा। अब मेल हार्मोन आप मर्द हजरात में भी होता है, हम में भी होता है, लेकिन आप में उस क्वांटिटी में होता है जो आपकी मर्दाना वजाहत के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम में उस क्वांटिटी में होता है जिसमें वो मर्दाना वजाहत वाले फीचर्स नहीं आने चाहिए। जब औरत में टेस्टोस्टेरोन ऊपर जाता है तो आपके पास ये सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। तभी पीसीओएस की निशानियां क्या है ज़हन कि आपके पास पीरियड्स में सोना शुरू हो जाते हैं, एक्नी होती है, औरतों के मुंह पे बाल आते हैं। क्यों आ रहे हैं? ये मर्दाना फीचर्स है ना। औरत का स्किन मर्द की स्किन से स्मूथ क्यों होती है? कभी आपने सोचा? इससे होती है क्योंकि औरत का जो हार्मोन एस्ट्रोजन है वो स्किन को स्मूथ रखता है।
पीसीओज में आपके पास एक्ने इसी होना शुरू हो जाती है कि एस्ट्रोजन नीचे और टेस्टोस्टेरोन ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो अगर मैं इसको इस तरह ट्रीट करूं कि मैं सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट करूं, मैं साइयों की तरह एक्ने की दवाइयां लगाती जाऊं, मैं बगैर सोचे समझे ग्लूकोफेज मेटफॉर्मिन खाती जाऊं जो कि पीसीओज का इलाज ही नहीं है, लेकिन मैं उसकी वजह को ट्रीट नहीं करती, मैं टेस्टोस्टेरोन को नीचे नहीं लेके जाती, फीमेल हार्मोन को ऊपर नहीं लेके आती, इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक नहीं करती, तो मैं पीसीओज का इलाज नहीं कर रही। तो इस वजह से आपके पास पीसीओज हो जाता है। और इसकी बहुत बड़ी वजह अब क्यों है, इसकी शराब क्यों बढ़ी है, वही रीज़न है जो डायबिटीज़ के बढ़ने की रीज़न है। आपके पास जंक फूड इंडस्ट्री का प्रिवेलेंस, आपके पास नॉन स्टिक बर्तनों का, प्लास्टिक बर्तनों का, आर्टिफिशियल चीज़ों का, ये जो केमिकल वाले शैम्पूज और ऑयल्स हैं, इनमें आपके पास सारे ये पैराबिन, सिलिकॉन्स और बीपीएस होते हैं जो जिस्म में टॉक्सिक एस्ट्रोजन बढ़ाते हैं। इसलिए आजकल हर इवन के मेरे पास 13-13 साल की बच्चियां भी आ रही हैं पीसीओएस की पेशेंट्स। अच्छा, ये जो सिस्ट का आप बता रही हैं, ये कोई प्री मैच्योर डायबिटीज़ की निशानी भी है इसमें? वेरी नाइस क्वेश्चन। जो पीसीओज है, जो सिस्ट है, वो आपके पास प्री मेच्योर या प्री डायबिटीज़ के साथ एसोसिएटेड हो सकता है, उसकी निशानी नहीं है। लेकिन जो आपके पास 90% ऑफ केसेस होते हैं पीसीओज के, उसमें साथ बच्ची को या खातून को प्री डायबिटीज़ भी हुआ होता है। मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपको पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर मेरे जितने भी पेशेंट्स हैं, मेरे पास अभी तक ऐसा कोई पेशेंट नहीं आया जिसको पीसीओज हो और प्री डायबिटीज़ ना हो। दोनों चीज़ें साथ साथ को एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि दोनों आपके पास इंसुलिन रेजिस्टेंस के ज़्यादा होने की वजह से हो रही हैं। और इसका इलाज एलोपैथी में नहीं है। आप मेरी बात लिखो, आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगी, वो सारी की सारी आपको ग्लूकोफेज लगा देंगी। मैंने जितने भी पेशेंट्स ट्रीट किए हैं, मैंने सबकी ग्लूकोफेज छुड़वाई है, एक को भी ग्लूकोफेज नहीं लेनी पड़ी है। और क्यों मैं इस दवाई के अगेंस्ट हूँ? क्योंकि ये इन द लॉन्गर रन आपके जिस्म में बी वाइटामिन कम कर देती है। डायबिटीज़ का भी प्रॉब्लम इसलिए होता है ना कि वो जिस्म में बी वाइटामिन कम करता है, प्री डायबिटीज़ का भी। तो आप उसके लिए दवाई भी वही लें जो जिस्म में बी वाइटामिन बाद में कम कर लेती है। तो ये कैसा इलाज हुआ? बता दें, ये जो डैंड्रफ है, ड्राई स्किन है सर्दियों में, इसका क्या हल है? हर दफ़ा हर साल क्रीमें ले लेके ना बंदे तंग आ चुके हैं। एब्सोल्युटली। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं, ड्राइनेस के, जो एक्जिमा से एसोसिएटेड है, सोराइसिस से एसोसिएटेड है, कैंडिडा से एसोसिएटेड है, ये स्किन का प्रॉब्लम ही नहीं है। ये प्रॉब्लम आपके पास गट का है, ठीक है? तो जब आप क्रीम लगाएंगे तो उससे, जिस तरह आप डायबिटीज़ के लिए जो मेडिसिन लेते हैं उससे आपका सिम्टम तो जाता है, तो प्रॉब्लम नहीं जाती। तो क्रीम से आपकी थोड़ी देर के लिए ड्राइनेस तो जाती है, आपकी प्रॉब्लम नहीं जाती। यानी कि हम स्किन का समझ। और नहीं, ये स्किन का प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास, मैं अब तो माशाल्लाह उंगलियों पे भी काउंट नहीं कर सकती कि सोराइसिस और एक्जिमा, जिसकी इनिशियल सिम्टम्स जो है आपके पास ड्राइनेस से ही स्टार्ट होते हैं, कितने केसेस मैं ट्रीट कर चुकी हूँ। क्योंकि और उसमें हमने स्किन की कोई ऑइंटमेंट यूज़ नहीं की है सिवाय 1-2 नेचुरल ऑयल्स के, जिनका मैं इसमें जिक्र करूँगी। उसके लिए आपके पास गट हील होना ज़रूरी है। और जब आपके पास हेयर में भी डैंड्रफ शुरू होती है, चाहे आइसोलेटेड भी शुरू, आइसोलेटेड से मुराद ये है कि आपके सिर्फ सर में डैंड्रफ है और उसके अलावा आपको कोई सिम्टम नहीं है, तो उसका मतलब है कि आपका गट का बैक्टीरिया गंदा होना शुरू हुआ है। तो नौबत यहाँ तक पहुँची है। मैं ज़रा उसकी वजह भी बता देती हूँ कि क्या है। आपकी बॉडी में जैसे गुड बैक्टीरिया होता है, बैड बैक्टीरिया होता है, वैसे गुड फंगस होता है और बैड फंगस होता है। आपकी स्कैल्प में एक फंगस होता है मेलासीजिया। मेलासीजिया जो है वो अदरवाइज़ तो आपके नॉर्मल फ्लोरा का हिस्सा है और उसके लेवल्स अदरवाइज़ नॉर्मल होते हैं। लेकिन अगर आपकी बॉडी में, आपके गट में गुड बैक्टीरिया नीचे जाना शुरू हो जाए और वो आपकी बॉडी में एक्सपैंड करता जाए और आपके स्कैल्प में भी हो जाए, तो इस फंगस की ग्रोथ बेकाबू हो जाती है। और ज़ाहिर है, जब भी कोई चीज़ औकात से बाहर होती है तो उसको फिर नुकसान ही उठाना पड़ता है। इसलिए हर इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए, ठीक है? तो जब वो उससे बाहर हो जाता है तो आपके पास वो जो आपकी स्कैल्प है उसके सीबम पर फीड करना शुरू कर देता है। सीबम आपकी स्कैल्प का मॉइस्चर होता है और मॉइस्चर जिन फैट्स पर ये फीड करता है वो आपके पास इन्फ्लेमेटरी फैट्स होते हैं, ओमेगा 6 होते हैं और ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। और इस मेलासीजिया की ओवर ग्रोथ से आपके पास जो स्किन के सेल्स हैं जिन्होंने 1 महीना लगा के रीजनरेट करना था, वो अब 1 हफ्ते के अंदर स्किन से जैसे रिपेयर नहीं होती, उतरना शुरू हो जाते हैं। और उसकी वजह से आपके पास डैंड्रफ की ये फ्लेकी, ये स्केली जो है अपीयरेंस आती है। अब मुझे बताएंगे, प्रॉब्लम तो गट के बैक्टीरिया से शुरू है, तो इसका इलाज कहाँ से आया शैम्पू में? मैं आपको एक और भी रीज़न बता देती हूँ। मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लूँगी। हमारे मुल्क में क्या, पूरी दुनिया में सबसे मशहूर जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, ठीक है ना? तो आपके पास उसमें है क्या? उसमें आपके पास जिंक पायरिथोन है। जिंक पायरिथोन आपके पास एक ऐसी मेडिसिन है जो कि
फॉर द टाइमिंग इट एक्ट्स लाइक एन एंटीबायोटिक, और ये इस फंगस को तो वहाँ से स्ट्रिप करता है, लेकिन उसके साथ साथ उसका साइड इफेक्ट भी है। इसलिए अब इसको यूरोप में बैन किया जा रहा है बिकॉज इसके पोटेंशली डैमेजिंग डेंजरस कैंसरस साइड इफेक्ट्स आपके पास सामने आ रहे हैं। तो ये थोड़ी देर के लिए तो आपके प्रॉब्लम को हील कर देता है बिकॉज एक एंटीबायोटिक है। जैसे आपको एक्नी हुई और एक्नी आपको एक्नी के लिए आपने फौरी तौर पे एंटीबायोटिक ली, क्योंकि एक्नी आपके पास कॉम्बिनेशन है एक बैक्टीरिया का और आपके हार्मोन के ख़राब होने का। लेकिन अगर आपने हार्मोन के मसले को एड्रेस नहीं किया, आपकी एक्नी आपके पास वापस आ गई है, तो उसी तरह आपके पास आपकी डैंड्रफ भी वापस आ जाएगी। लेकिन जब आप अपने गट को हील करेंगे तो उसके बाद आपका डैंड्रफ आपके पास कभी वापस नहीं आएगा।